हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम परमाणु कक्षकों की आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। साई का कोई भौतिक अर्थ नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनों के निर्देशांकों का गणितीय फलन है, जबकि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व को बताता है। यह हमने पिछले वीडियो में भी कंसीडर किया था। देखो, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन तरंग फलन साई को कक्षक कहते हैं। जो साई है इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। यह इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों का गणितीय फलन है। जबकि जो साई स्क्वायर है यह इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व को व्यक्त करता है। जहां पर साई स्क्वायर का मान अधिकतम होता है वहां इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व अर्थात इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होगी, और जहां साई स्क्वायर का मान कम होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होगी। साई स्क्वायर और नाभिक से दूरी r के मध्य ग्राफ द्वारा परमाणु कक्षकों की आकृतियां ज्ञात की गई। इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। साई स्क्वायर व r के मध्य ग्राफ द्वारा कक्षकों की आकृतियां ज्ञात की गई। विभिन्न कक्षकों के लिए नाभिक से दूरी r के फलन के रूप में तरंग फलनों का आरेख भिन्न भिन्न होता है। देखो, विभिन्न कक्षकों के लिए r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, नाभिक से दूरी के फलन के रूप में तरंग फलन आरेख भिन्न भिन्न होते हैं। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अलग अलग कक्षकों के लिए r और साई के मध्य जो ग्राफ है यह हमें अलग अलग प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम 1s कक्षक के लिए साइन तरंग फलन r और नाभिक से दूरी r के मध्य ग्राफ खींचे तो 1s कक्षक के लिए जो ग्राफ आता है ये कुछ ऐसा आता है। लगातार घटता हुआ
शून्य के पास हो जाएगा। यही ग्राफ अगर हम 2s के लिए खींचे, आर या नैनोमीटर में है और यहां साई आर, तो 2s कक्षक के लिए जो ये ग्राफ है ये कुछ ऐसा प्राप्त होगा। लेकिन यही ग्राफ अगर हम साई स्क्वायर और आर के मध्य खींचे, तरंग फलन और नाभिक से दूरी के मध्य अगर हम ग्राफ खींचे, तो 1s कक्षकों के लिए जो ये ग्राफ है ये कुछ ऐसा आएगा। जबकि 2s कक्षकों के लिए यही ग्राफ जो हम खींच रहे हैं साई स्क्वायर, तरंग फलन का वर्ग और नाभिक से दूरी के बीच में खींचे हैं, तो 2s कक्षक के लिए जो ये ग्राफ है ये कुछ ऐसा आएगा। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं, ये ग्राफ किसके लिए है, 1s कक्षक के लिए है, ये ग्राफ किसके लिए है, 2s कक्षक के लिए है। देखो साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के प्रायिकता घनत्व को, अर्थात जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देखो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इसका मतलब हम इस साइड रहेंगे, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे साई स्क्वायर का ग्राफ नीचे आ रहा है। इसलिए क्या बता रहा है कि 1s कक्षकों में, थोड़ा सा ऊपर अगर हम बढ़ाएं तो ये क्रॉस करेगा, 1s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व जब दूरी 0 है तो वहां अधिक है, अर्थात 1s कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व नाभिक के पास अधिक है, जो दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है और उस दूरी के मान पर ये क्या हो जाता है, शून्य। जबकि 2s कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व दूरी बढ़ने के साथ साथ घटता है और शून्य हो जाता है, फिर दूरी बढ़ने पर ये लघु अधिकतम, थोड़ा सा मैक्सिमम होने के बाद फिर धीरे धीरे शून्य पर घटने लगता है। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं, 1s कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व नाभिक पर अधिकतम है, जो दूरी घटने के साथ साथ घटेगा। जबकि 2s कक्षकों के लिए प्रायिकता घनत्व पहले r के साथ, यानी r बढ़ने पर घटता है, फिर r बढ़ने पर थोड़ा सा बढ़ेगा और मैक्सिमम होने के बाद फिर घटेगा, बढ़ने पर लघु अधिकतम के बाद जब तक शून्य नहीं हो जाएगा, शून्य तक घटता है। यहां एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं नोडल तल या सतह। तो नोडल तल या सतह क्या होती है, वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो। तो वह स्थान, ये पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य, उसको हम क्या बोलेंगे, नोडल तल या सतह। अब हम ग्राफ के बेसिस पर, जो ग्राफ साइन स्क्वायर और आर के मध्य खींचा गया, उसके बेसिस पर विभिन्न कक्षकों की आकृतियां पढ़ेंगे। और इसमें नंबर 1 हम ले रहे हैं एस कक्षकों की आकृतियां।
हम विभिन्न कक्षकों की आकृति को स्थिर प्रायिकता सीमा आरेख सतही संरचना द्वारा बता सकते हैं। सीमा आरेख संरचना द्वारा कैसे बता सकते हैं? यहाँ पर हम एक फिक्स लाइन खींचते हैं और उस लाइन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं। एस कक्षकों की जो आकृतियां हैं यह गोलाकार होते हैं, अर्थात इनकी आकृति गोलाकार होती है तथा इनमें तीनों अक्षों पर एक्स वाई और जेड पर इलेक्ट्रॉन वितरण समान होता है। जैसे मान लो ये x, ये मान लो y और ये मान लो z, तो ये नाभिक मान लो। तो एक तो जब 1s कक्षा की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण नाभिक के समीप होगा, इसी को हम बोलते हैं सीमा सतही आरेख। लेकिन जो 2s कक्षक है वो इसके बाद आएगा और इसके लिए हम एक विशेष प्रकार से बॉर्डर खींच देते हैं जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक हो। तो ये जो नाभिक के नजदीक वाला कक्षक है यह है 1s कक्षक, और ये जो सेकंड है ये क्या है? 2s कक्षक। और इन दोनों कक्षकों के बीच की ये जो खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है, इसको हम क्या बोलेंगे? नोडल सतह या नोडल तल। कई बुकों में एस कक्षकों के लिए नोडल सतह माना गया है। दो एस कक्षकों के मध्य वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता शून्य है। एस कक्षकों के लिए नोडल सतह ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है ये बराबर हो जाएगी n-1, यानी 1s के लिए नोडल सतह कितनी होगी? 0, 2s के लिए 2 में से गया 1 और 3s के लिए कितनी होगी? 2। इस फॉर्मूले से हम नोडल सतह एस कक्षकों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड हम ले रहे हैं पी कक्षकों की आकृति। यदि हम एस कक्षकों में विभिन्न ऊर्जा स्तरों के एस कक्षक की बात करें तो विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले एस कक्षकों की आकृतियां समान होती हैं लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ऊर्जा बढ़ेगी। 1s से 2s की ऊर्जा ज्यादा, 2s से 3s की ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊर्जाएं अलग होगी लेकिन इनकी आकृतियां सभी की समान होगी, गोलाकार होगी। पी कक्षकों की आकृतियां डबलाकार होती है और इनमें 2 पालियां पाई जाती हैं जो नाभिक से गुजरने वाली अक्ष के दोनों तरफ होती हैं। तो पी कक्षकों में क्या होती है? यह डबलाकार होते हैं जिनमें 2 पालियां होती हैं। जहां पर दोनों पालियां संपर्क करती हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। विभिन्न पी कक्षकों की आकृति और ऊर्जाएं समान होती है लेकिन इनके जो अभिविन्यास है वो भिन्न भिन्न होता है। तो पी कक्षकों एक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, आकृति में ऊर्जा समान होती है लेकिन अभिविन्यास भिन्न होता है। ये ध्यान रखें। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं।
जो पी उपकोष है इसमें 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में जो कक्षक है ये 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। इनकी ऊर्जाएं समान होती है, इसीलिए ऐसे कक्षक जिनकी ऊर्जाएं समान हो उन्हें हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। पी एक्स कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व एक्स अक्ष पर होता है, पी वाई कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व वाई पर होता है और पी जेड में इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व जेड अक्ष पर होता है। अब देखो इनकी आकृतियां बनाते हैं। इनमें 2 डंबल शेप होते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है एक्स, वाई, जेड, न्यूक्लियस है। ऐसे ही एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें 2 पालियां होती है जो नाभिक से गुजरने वाली अक्ष के दोनों तरफ होगी। तो पी एक्स में ये जो पालियां हैं ये एक्स अक्ष पर होगी, पी वाई में ये पालियां वाई अक्ष पर होगी और पी जेड में ये पालियां जेड अक्ष पर होगी। अब हम बात कर रहे हैं नोडल तल की। तो इसमें एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ये कुछ ऐसे देखो, मान लो इसको हम मान ले एक्स, ये आपका एक्स, इसको मान ले जेड और रेड में को क्या मान लो आप वाई। तो इसमें कुछ ऐसा है सिस्टम। अगर आपको देखो ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है बाहर और फिर अंदर वाला पोर्शन। तो यहां पर एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, लेकिन किसके बीच में नहीं है? एक्स और, देखो एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, लेकिन किसके बीच में नहीं है? ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स, ये वाला एक्स, ये वाला जेड और ये क्या है? वाई। तो एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, लेकिन कहां नहीं है? एक्स और जेड के बीच में, यहां नहीं है। तो जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य है, सीधा सा दिखता है यहां पर, ये कहलाएगा नोडल तल वाई जेड। एक्स में एक्स और वाई के बीच में है, लेकिन कहां नहीं है? वाई और जेड के, सॉरी, एक्स और वाई के बीच में है, वाई और जेड के बीच में, लेकिन है कहां नहीं? ये है आपके एक्स और जेड के बीच में नहीं, इन दोनों के बीच। 3B में बाहर वाला पोर्शन है, इसमें जेड है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां नहीं है? एक्स और वाई के बीच। बस अगर ऐसे ध्यान में नहीं रह रहा है तो जो नहीं है एक्स वाई जेड में वो इसका नोडल तल। एक्स है तो वाई जेड, वाई है एक्स जेड बच गया एक्स जेड, जेड है एक्स वाई बच गया वो नोडल तल। तो पी कक्षकों में नोडल तल को ध्यान में रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिस कक्षक में आपको नोडल तल का कह रहा है उसके अलावा बाकी दोनों अक्षों को लिख दो, वही उसका क्या कहलाएगा? नोडल तल। पी कक्षकों में नोडल तल या सतह ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है ये बराबर है n-2, यानी 2p के लिए नोडल तल कितने होंगे? 0, 2 - 2 0, 3p के लिए 3 - 2 1, 4p के लिए नोडल तल 2 और 5p के लिए कितना हो जाएंगे? 3। ये नोडल तल ज्ञात करने का सीधा सा फॉर्मूला। तो पी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण अलग अलग अक्षों पर होता है, इनकी आकृति और ऊर्जाएं समान है जबकि अभिविन्यास अलग अलग होता है। फिर हम आते हैं नंबर 3, डी कक्षकों की आकृतियां। डी कक्षकों की आकृतियां द्विडबलाकार होती हैं। इसमें डबल डंबल्स होते हैं, अर्थात 4 पालियां होती हैं। डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, dxy, dyz, dxz, dxxy, y2 और dxz2। इन कक्षकों की ऊर्जाएं समान होती है, इसीलिए इन्हें भी समभ्रंश कक्षक कहते हैं। तो इनकी आकृति कैसी हो जाएगी? डबल डबल सेट, द्विडबलाकार होती है।
पी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ये कौन कौन से हैं? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं, बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। समभ्रंश कक्षक ये क्या होते हैं? वह कक्षक, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देते हैं, जिनकी ऊर्जा समान हो, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। जैसे डी कोष में 5 कक्षक, पी उपकोष के 3 कक्षक। अब यदि हम इनकी आकृतियों की बात करें तो डी एक्स वाई कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक्स और वाई अक्ष के मध्य होता है। डी एक्स जेड में एक्स और जेड के मध्य होता है। डी वाई जेड में इलेक्ट्रॉन घनत्व वाई और जेड के बीच में होता है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन का घनत्व एक्स और वाई अक्ष पर होता है। इनमें अक्षों के बीच में और इस पे अक्ष पर। तो कैसे बनाएंगे? मान लो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। एक बार अक्ष बना लेते हैं, इसको जेड मान लो। अक्ष फिक्स नहीं है, जो मर्जी आप मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, और इसके लिए एक्स, इसको वाई मान लो, एक्स जेड वाई। तो एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन का वितरण एक्स और वाई के बीच में होगा। तो ये एक्स और वाई के बीच में, एक लोग इधर, एक लोग इधर, एक इधर, एक इधर, डबल सेप हो गया। इसमें एक्स और जेड के बीच में होगा, एक्स जेड के बीच में दूसरी नंबर ये। इसमें वाई और जेड के बीच में, तो ये वाई जेड, एक नंबर यहां, एक यहां, दूसरी यहां। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा। यहां पर एक और रह जाता है, वो है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक तो लोबी गोलाकार होगी और एक इसके ऊपर, एक इसके नीचे। इसमें डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में सभी अक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो यहां पर कोई नोडल तल या नोडल सतह नहीं होगी। लेकिन यहां अगर बात करें नोडल तल की, तो 3D है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं है उसके साथ एक जोड़ दो। तो इसमें क्या नहीं है? जेड नहीं है, तो एक बार एक्स को जेड के साथ जोड़ दो, एक बार वाई को जेड के साथ जोड़ दो। यहां पर वाई नहीं है तो एक्स के साथ वाई जोड़ो और वाई के साथ जेड जोड़ो, या एक्स नहीं है तो एक्स के साथ वाई जोड़ो और एक्स के साथ जेड जोड़ो। तो इन तीनों में दो दो नोडल तल होते हैं। ऐसे नोडल तल को हम कोणीय नोडल तल भी कहते हैं। पी कक्षकों में नोडल तल या सतह ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो है n-3, यानी 3D के लिए नोडल सतह 0, 4D के लिए नोडल सतह 1, 5D के लिए 2 और 6D के लिए कितनी हो जाएगी? 3। तो नोडल सतह ज्ञात करने का फॉर्मूला S कक्षकों के लिए n-1, P कक्षकों के लिए n-2 और D कक्षकों के लिए n-3 होता है। इस प्रकार हम विभिन्न कक्षकों की आकृतियां निर्धारित कर सकते हैं। और किसके आधार पर हमने निर्धारित की है? साइज पाई और आर के मध्य ग्राफ द्वारा। एस कक्षकों की आकृति गोलाकार होती है। विभिन्न ऊर्जा स्तरों वाले एस कक्षकों की आकृतियां समान होती है, अर्थात आकृति गोलाकार होती है लेकिन ऊर्जाएं अलग अलग होती है। पी कक्षकों की आकृतियां दमलाकार होती है और आकृति और ऊर्जा इनकी समान होगी, लेकिन अभिविन्यास में फर्क होगा। एक्स अक्ष में इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन प्रायिकता घनत्व एक्स अक्ष पर, पी वाई में वाई अक्ष पर और पी जेड में जेड अक्ष पर होता है। इसी प्रकार डी कक्षकों की आकृतियां द्विडमलाकार होती है, जिसमें डीएक्स वाई डी वाई जेड डीएक्स जेड में इलेक्ट्रॉन घनत्व पालियों के मध्य होता है, अक्षों के मध्य होता है, और डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में अक्षों पर होता है। अब हम इसके बाद लेते हैं कक्षकों की ऊर्जाएं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं।
अब हम ले रहे हैं कक्षकों की ऊर्जाएं। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, अतः हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा केवल मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, एक ही होता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, इसीलिए एक कोश में उपस्थित विभिन्न उपकोशों की ऊर्जा समान होगी। जैसे 1s से 2s की ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन 2s और 2p की ऊर्जा समान है। इससे ज्यादा है 3s की, लेकिन 3s 3p और 3d की ऊर्जा क्या है, समान है। कहने का मतलब है एक कोश के विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाएं समान होगी। यदि हम हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा आरेख बनाएं तो कुछ ऐसा हो जाएगा। मान लो यहां पर है 1s, तो उसके बाद ऊर्जा ज्यादा किसकी होगी, 2s की। 2s और 2p की ऊर्जा बराबर होगी। फिर 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, इनकी ऊर्जा क्या होगी, समान। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ रही है, ऊर्जा। तो हाइड्रोजन की ऊर्जा आरेख को हम इस प्रकार बता सकते हैं, एक कोश के विभिन्न कोशों की ऊर्जाएं बराबर होती है, क्योंकि इसकी ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन के लिए जो 1s है ये निम्नतम या तलस्थ अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और ये सबसे स्थायी अवस्था है। और जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होता है उस कक्षक को हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षक। जबकि इसके बाद 2s 2p या उच्चतर कक्षक, ये क्या कहलाएंगे, एक होता है ग्राउंड स्टेट, एक होता है एक्साइटेड स्टेट, इनको हम बोलेंगे उत्तेजित अवस्था। तो 2s 2p हाइड्रोजन के क्या, सॉरी हाइड्रोजन के लिए क्या है, उत्तेजित अवस्था। लेकिन वह परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक से अधिक होती है, अर्थात बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के साथ साथ द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोश में विभिन्न उपकोशों की ऊर्जाएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो इसको मैं रेड मार्कर से हाईलाइट करके लिख रहा हूं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या विभ्रंशी क्वांटम संख्या एल पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोश में विभिन्न उपकोशों की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है।
ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण, जैसे मान लो सबसे पहले 1s आता है, तो 1s से 2s की ऊर्जा ज्यादा होगी, लेकिन 2s से 2p की ज्यादा होगी, 2p से 3s की ज्यादा होगी, 3s से ज्यादा किसकी होगी, 3p की, और 3p से ज्यादा किसकी होगी, 3d की। अगर हम एक ही कोश की बात करें तो इसके लिए अगर हम एनर्जी ग्राफ बनाएं तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के लिए जो ऊर्जा आरेख है वो कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले ऊर्जा आएगी 1s की, 1s से ज्यादा होगी 2s की, लेकिन 2s से ज्यादा होगी 2p की, 2p से ज्यादा होगी 3s की, 3s से ज्यादा होगी 3p की, और जो 3d है इसकी ऊर्जा 4s से भी अधिक होगी, क्योंकि 4s के लिए n प्लस एल का मान आएगा 4 और 3d के लिए आएगा 5। तो n प्लस एल का मान 3d के लिए अधिक है तो ऊर्जा भी अधिक है। ये क्या है, ऊर्जा आरेख। तो हम देख रहे हैं एक उपकोष यहाँ दूसरा उपकोष है, यहाँ भी दूसरा उपकोष है, लेकिन इन दोनों उपकोषों की यहाँ अगर हम कोष की बात करें तो इसका कोष दूसरा, इसका कोष दूसरा, लेकिन इसके जो उपकोष है 2s और 2p इनकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे समान उपकोष के विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाएं घटती हैं। तो इसको मैं यहां मेंशन कर देता हूं। बढ़ने के साथ साथ समान उपकोष के विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा घटती है। जैसे मान लो हम पहले वर्ग की बात करें और ऊर्जा मान लो 2s किसकी है, हाइड्रोजन की मान लें। एनर्जी 2s किसकी मान लो, लिथियम की मान लो। एनर्जी 2s की किसकी मान लो, सोडियम की। एनर्जी 2s की किसकी मान लो, पोटेशियम की। तो यहां पर उपकोष समान है लेकिन कक्षक क्या है, अलग अलग। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि 2s किसका, हाइड्रोजन का, 2s किसका, लिथियम का, 2s किसका, सोडियम का, 2s किसका, पोटेशियम का। तो यहाँ एनर्जी 2s की है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पर एनर्जी 2s की लिए है लिथियम की, और यहाँ पर एनर्जी 2s की है किसके लिए, पोटेशियम के लिए। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ समान उपकोष के विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाएं घटती हैं। इसका परमाणु क्रमांक अधिक है तो इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कम है तो इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश का बढ़ना। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे समान उपकोष के विभिन्न कक्षकों की ऊर्जाएं घटती जाती है। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में परमाणु कक्षकों की आकृतियां और ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो मैं लिख देता हूं जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एक होता है त्रिज्यीय नोड, एक होता है कोणीय नोड, और एक होता है कुल नोड। ये आप नोट कर लें। देखो जो त्रिज्यीय नोड है इनको ज्ञात करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। जो कोणीय नोड है ये s कक्षकों के लिए नहीं होते, ये p और d कक्षकों के लिए होते हैं, क्योंकि ये किस पर डिपेंड करते हैं, l पर। और जो कुल नोड है, जब दोनों को जोड़ेंगे कुल नोड प्राप्त होंगे, इनकी संख्या होगी n माइनस 1। तो इससे त्रिज्यीय नोडों की संख्या, इससे कोणीय नोडों की संख्या और इससे कुल नोडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे p कक्षक के लिए जो कोणीय नोड है
उनकी संख्या होगी 1, क्योंकि p के लिए l का मान 1 होता है और d कक्षा के लिए जो कोणीय नोड है इसकी वैल्यू कितनी होगी 2, क्योंकि d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2। तो इस प्रकार हम त्रिज्यीय नोड, कोणीय नोड और कुल नोडों की संख्या इन फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने परमाणु कक्षकों की आकृतियां और ऊर्जाएं समाप्त होती है। इसके बाद अगले वीडियो में हम ऑफ वो के नियम के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।